हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है आरटीके रिसेप्टर। आरटीके रिसेप्टर मतलब है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। मतलब इसमें रिसेप्टर में टायरोसिन है। अब आप सोचोगे कि कहाँ पे है टायरोसिन। टायरोसिन की बात करें तो जब ये रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है तब ये जो डोमेन है, ये वाला डोमेन है, ये वाला टायरोसिन वाला है। ये देखो टायरोसिन वाला है, ये है टायरोसिन काइनेज। टायरोसिन काइनेज और इस रिसेप्टर में एंजाइमेटिक एक्टिविटी देखी जाती है। इस रिसेप्टर में एंजाइमेटिक एक्टिविटी देखी जाती है, इसलिए इस रिसेप्टर को एंजाइम रिसेप्टर भी कहते हैं। और इस रिसेप्टर की बात बताएं कि एंजाइमेटिक रिएक्टिविटी कहाँ पाई जाएगी, तो हैविंग इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी, जो इसमें ये इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी तो है ही, बल्कि साइटोप्लाज्मिक डोमेन ऑफ रिसेप्टर हैविंग एंजाइमेटिक एक्टिवेशन, एंजाइम हैविंग एक्टिवेशन कहाँ पे देखी जाएगी? साइटोप्लाज्मिक डोमेन की तरफ। साइटोप्लाज्मिक डोमेन मतलब अंदर की तरफ, इसमें साइटोप्लाज्मिक डोमेन की तरफ, साइटोप्लाज्मिक डोमेन की तरफ इसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी देखी जाएगी। तो अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आरकेटी रिसेप्टर मतलब टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर के बारे में बात करें। ऑर्गेनाइजेशन देखिए, मतलब रिसेप्टर कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब कैसे क्या रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर के बारे में जनरली बात करें तो एक तो जो ये रिसेप्टर है ये मोनोमर वाला है, ईजीएफ एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर वाला ये रिसेप्टर है। इसमें ये एन टर्मिनस बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में रहेगा, एंड देन सी टर्मिनल वाला है वो साइटोसोल की तरफ रहेगा, ठीक है। और इसमें जो एन टर्मिनस वाला भाग है वहां पे लिगेंड बाइंडिंग डोमेन होगा, यहाँ पे लिगेंड बाइंडिंग डोमेन होगा। और इसमें जो ये रिसेप्टर है, इसमें जो एन टर्मिनस वाला पार्ट है उधर सिस्टीन वाले अमाइनो एसिड पाए जाएंगे, सिस्टीन वाले अमाइनो एसिड्स पाए जाएंगे कहाँ पे? एन टर्मिनस वाली साइड में। और ये ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन हो ही गया, ये ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है और इसको अल्फा हेलिक्स भी बोलते हैं। एंड देन ये हो गया इंट्रासेलुलर डोमेन, इसको क्या बोलेंगे? इंट्रासेलुलर डोमेन। इंट्रासेलुलर वाला डोमेन है, उसी में आपको टायरोसिन काइनेज वाली एक्टिविटी भी देखने को मिलेगी, एंड देन एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी यहाँ पे ही देखने को मिलेगी। ये तो था। अगर ये मोनोमर है तो ये है ईजीएफ रिसेप्टर। ईजीएफ रिसेप्टर का मतलब एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर वाला जो रिसेप्टर है वो है मोनोमर। और बल्कि डाइमर की बात करें तो इंसुलिन वाला रिसेप्टर है वो डाइमर होता है। और इस इंसुलिन वाले रिसेप्टर की बात बताऊं तो आपको, जो ये रिसेप्टर है वो दो सब यूनिट में बटा हुआ होता है। कौन कौन सी? ए सब यूनिट एंड बी सब यूनिट। ए सब यूनिट वाली ये रहा, ये ऊपर वाला ए सब यूनिट वाला हो गया, एंड देन ये सी बी वाला, ये बी सब यूनिट वाला आ गया, ये यहां से लेके यहां तक बी सब यूनिट वाला आ गया। इसी में सेम रहेगा, इसमें लिगेंड बाइंडिंग डोमेन यहीं पे है और सिस्टीन रिच है, एंड देन ये टायरोसिन काइनेज डोमेन है इसमें ही, एंड देन एंजाइमेटिक एक्टिविटी साइटोसोलिक साइड में देखी ही जाएगी। एंड देन बल्कि इसकी खास बात ये है कि ये डायमराइज की फॉर्म में रहता है। कौन सा रिसेप्टर? इंसुलिन वाला रिसेप्टर जो है डायमराइज की फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और पीडीजीएफ रिसेप्टर की बात करें, प्लेटलेट डेराइवेटिव ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर की बात करें, वो मोनोमेरिक रहता है, बट उसकी खास बात यह है कि इसमें आईजी लाइक डोमेन होता है। मतलब आईजी लाइक डोमेन मतलब इम्यूनोग्लोबिन है उसके जैसा उसमें डोमेन होता है, इम्यूनोग्लोबिन लाइक डोमेन होता है, ठीक है। अब इन रिसेप्टर की बात करें, मोस्टली रिसेप्टर स्ट्रक्चर इनमें अपन देखेंगे ईजीएफ, पीडीजीएफ, एनजीएफ। ईजीएफ का मतलब एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, पीडीजीएफ मतलब प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, एनजीएफ मतलब न्यूरल ग्रोथ फैक्टर, एंड देन एफजीएफ मतलब फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। इंसुलिन वाला रिसेप्टर मैंने आपको बता ही दिया, डाइमर फॉर्म में है, ठीक है। अब इस रिसेप्टर के बारे में बात करें तो इस रिसेप्टर में कैसे क्या सिग्नलिंग होती है, कैसे क्या एक्टिवेशन होता है, मतलब कैसे एंजाइम का एक्टिवेशन होता है, कैसे फोस्फोराइलेशन होता है, कैसे मतलब डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग चलती हैं। तो इस रिसेप्टर के बारे में बात करें, अब सबसे पहले ईजीएफ रिसेप्टर के बारे में बात करते हैं तो कैसे डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग चलती है, ईजीएफ रिसेप्टर के बारे में देखते हैं।
ईजीएफ रिसेप्टर की बात करें तो ईजीएफ रिसेप्टर आपको पता है ही मोनोमर रिसेप्टर है। देखो ये मोनोमर रिसेप्टर है ईजीएफ रिसेप्टर। ये ईजीएफ वाले एक सब यूनिट आ गई एंड देन बी सब यूनिट आ गई। ईजीएफ वाली सब यूनिट जैसे ही ईजीएफ वाला सिग्नल आया, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर आया, ये डाइमराइज हो जाएगा। ये जैसे ही डाइमराइज हुआ रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा और रिसेप्टर के एक्टिवेशन होने से क्या होगा, उसमें ऑटोक्रॉस फॉस्फोराइलेशन होगा। ऑटोक्रॉस फॉस्फोराइलेशन मतलब जैसे कि यहाँ फॉस्फेट है, यहाँ फॉस्फेट है, ये वाला फॉस्फेट इधर आ जाएगा एंड देन यहाँ ये फॉस्फेट है, ये वाला फॉस्फेट इधर आ जाएगा। इसमें ऑटोक्रॉस फॉस्फोराइलेशन होता है। अगर जैसे ही ये डाइमराइज हुआ तो इसमें कितनी सब यूनिट है, सब यूनिट कितनी होगी, सब यूनिट तो बल्कि एक ही है, बल्कि दो डाइमराइज हो गया। डाइमराइज होने से इसमें क्या होगा, इस साइटोसोली साइड में ये वाला जो पार्ट है, इसके दो पार्ट हैं। इसमें एक पार्ट तो है कैटालाइटिक सब यूनिट वाला एंड देन दूसरा पार्ट क्या कौन सा है, नॉन कैटालिटिक सब यूनिट वाला। और ये वाला पार्ट हो गया कैटालिटिक सब यूनिट वाला, कैटालिटिक एंड दूसरे नीचे वाला हो गया नॉन कैटालिक सब यूनिट वाला, नॉन कैटालिक सब यूनिट, नॉन कैटालिक वाला पार्ट है ये सब यूनिट की बात करें। ठीक है, ये थी कैटालिक सब यूनिट हो गया एंड देन नॉन कैटालिक सब यूनिट हो गया। ये था आरटीके रिसेप्टर के बारे में। आरटीके रिसेप्टर में अब ये देखेंगे कि डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग चलती क्या है, कैसे है। मतलब ऑटोक्रॉस फॉस्फोराइलेशन हो गया। जैसे ही ऑटोक्रॉस फॉस्फोराइलेशन हो गया, ऑटोक्रॉस फॉस्फोराइलेशन होने से फॉस्फेट ऑफ नॉन कैटालिक डोमेन, ये नॉन कैटालिक वाला डोमेन है ही, उसमें फॉस्फेट लगा एंड दीज साइट्स इज यूज्ड टू एज ए डॉकिंग। जो ये जैसे ही फॉस्फेट ऐड हुआ किसपे, नॉन कैटालिटिक सब यूनिट पे, फॉस्फेट ऐड होने से ये साइट्स क्या करेगी, एज ए डॉकिंग साइट की तरफ वर्क करेगी। कैसे, जैसे कि ये इस पे कोई भी सब यूनिट आके बाइंड कर जाएगी, मतलब कोई भी प्रोटीन आके बाइंड करेगी एंड देन डाउन स्ट्रीम सिग्नल चलेगी, वो कैस्केड चलाएगी। मतलब ये सिग्नल उस सिग्नल को एक्टिवेट करेगा एंड देन वो सिग्नल उस तीसरे वाले सिग्नल को एक्टिवेट करेगा। मतलब कैस्केड में डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग चलेगी। ठीक है, ये फॉस्फेट कैटालाइटिक डोमेन एंड दिस साइट इज यूज्ड एज ए डॉकिंग साइट एज विच डिफरेंट प्रोटीन को इंटरेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल कैसे, अब इसको पीटीपी भी बोलते हैं। पीटीपी का मतलब फॉस्फोटायरोसिन बाइंडिंग डोमेन। फॉस्फेट है, टायरोसिन है, टायरोसिन वाले को तो नॉन कैटालिक डोमेन बोल रहे हैं, बाइंडिंग डोमेन। ठीक है, वहां पे क्या करेगा, ये वाले प्रोटीन्स बाइंड कर सकते हैं एंड देन ये वाला GRB2 अगर बाइंड करेगा तो वो अलग सिग्नलिंग चलाएगा एंड देन ये PI3 काइनेज वाला एक्टिव होगा तो ये अलग सिग्नलिंग चलाएगा। ये PLC गामा वाला एक्टिवेट होगा तो ये अलग सिग्नलिंग चलाएगा। ये PLC मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ये GRB2 वाला जाके बाइंड हुआ, यहाँ पे जैसे मान लीजिए GRB2 बाइंड हुआ, GRB2 के बाइंड होने से ये अलग सिग्नलिंग चलाएगा एंड PI3 जाके बाइंड हुआ तो ये अलग सिग्नलिंग चलाएगा। PLC गामा अगर बाइंड हुआ तो वो अलग सिग्नलिंग चलाएगा। ऐसे है, ये था नॉन कैटालिक सब यूनिट के बारे में कि वो अलग अलग सिग्नलिंग चलाएंगे, बट वेरी करता है कि कौन सा जाके प्रोटीन उस पे बाइंड होता है, किस पे, जहां पे फॉस्फोराइलेट हुआ है, कहां पे, नॉन कैटालिटिक सब यूनिट के ऊपर। ठीक है, अब दूसरी सब यूनिट होती है कैटालिटिक सब यूनिट। कैटालिटिक सब यूनिट का मतलब यहीं पे एंजाइम एक्टिविटी, जैसे ही कैटालिटिक सब यूनिट पे फॉस्फोराइलेशन हुआ, फॉस्फोराइलेशन क्या होते ही क्या होगा, एंजाइम एक्टिविटी एनहांस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ये था किसके बारे में, कैटालिटिक सब यूनिट के बारे में और नए नॉन कैटालिटिक सब यूनिट के बारे में। अपन जब रिसेप्टर देखेंगे तो इसमें जनरली दो टाइप के रिसेप्टर हैं, मोस्टली दो टाइप के रिसेप्टर हैं। कौन कौन से, मोनोमेरिक रिसेप्टर है एंड देन डाइमेरिक रिसेप्टर है। ये था आरटीके रिसेप्टर के बारे में। आरटीके रिसेप्टर के बारे में मैंने आपको बताया कि कौन सा कैसे क्या सिग्नलिंग चलती है। अभी आरटीके अगले वाले वीडियो में आरटीके रिसेप्टर के टाइप्स लेके आऊंगा कि कैसे क्या सिग्नलिंग चलती है, कैसे क्या एक्टिवेशन करते हैं, आरटीके रिसेप्टर के टाइप्स लेके आऊंगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा।